जी, गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। जी, कैसे हैं आप सब? कुलदीप जी, वेलकम बैक। थैंक्स अ लॉट सर। कैसी तबीयत है आपकी? जी सर, अभी पूरी ठीक नहीं है सर। कोई बात नहीं। अभी डॉक्टर को विजिट करना है सर जी। कोई नहीं, हो जाएगा ठीक। सर जी। सर अमन कह रहे हैं कि अ, कुछ उसको एरर आ रहा है ज्वाइन करने में। अभी ज्वाइन समवन विल लेट यू इन ऐसे समथिंग। अभी वो ज्वाइन तो हुए थे। वो रिट्राई करें, थोड़ा नेटवर्क इशू है कुछ। होगी। हाँ। जी जी, होगी सर, होगी। हाँ। जी। Hello sir, good evening sir. वेरी गुड इवनिंग अमन, हाउ आर यू? I'm fine sir, what about you? आई एम ऑल्सो फैंटेस्टिक। जी। जी अमित, अमित भाटी, कैसे हैं आप? कैसे हैं सर? बढ़िया ठीक है बढ़िया। सर आप? हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, एकदम मस्त। क्लास ज्वाइन करने में जी कुछ जी। प्रॉब्लम हो रही है क्या आज? नहीं आवाज़ तो आ रही है मुझे तो सर। नहीं, ठीक आ रही है। क्लास ज्वाइनिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, शायद ज्वाइनिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है। जी। नहीं मैं तो सर थोड़ा बाहर से आया तो इसी वजह से थोड़ा भक्ति दौड़ते आया हूँ। बहुत अच्छी बात है। चलिए, आज सैटरडे है तो आज हम पिछला जो हम अब तक कर चुके हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखते हैं कि आप लोग यहाँ पढ़ने के अलावा भी उसको रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्यों रीति? जी। देखो, एक तो आप लोग ना कंटिन्यूटी बनाए रखें क्लास में। जिस दिन भी आप गायब होते हैं तो अपना कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक मिस करते हैं। हालांकि क्लास की वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाती है, लेकिन जो इंटरेक्शन हम लोग आपस में यहाँ क्लास में करते हैं ना, तो जो थॉट्स निकल के आते हैं किसी टॉपिक को क्लियर करने के लिए, वो वीडियो में वो सुविधा प्राप्त नहीं हो पाती है। तो आप लोग कोशिश किया कीजिए कि कंटिन्यूसली क्लास ज्वाइन करें, है ना? रीति, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? सब में मार्केट में घुसने बाहर हो। अच्छा, मार्केट में हैं आप? जी, कोई बात नहीं। हाँ जी सर। जी। तो हम लास्ट सेक्शन हम लोग कल पढ़ रहे थे, तो कहाँ तक हमारा हुआ था भाई? आई थिंक 292 पे हम आ गए थे। 291 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं आईपीसी को। तो अगर आप लोग इजाज़त दें तो रिवाइज सेशन रखें आज। जरूर रख सकते हैं सर। हाँ, देखिए, रिवीजन का अपना महत्व होता है। विदाउट रिवीजन जो है आप लोगों की कमांड नहीं हो पाएगी। कोई भी बेरेक्ट हो, बेरेक्ट को बार बार हमें रिवाइज करना पड़ता है, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। और आप यहाँ हमारे साथ जुड़ने का जो आपको लाभ ये है कि हम आपके कंसेप्ट क्लियर कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो कंसेप्ट आपका तभी क्लियर होगा जब आप बेरेक्ट की लैंग्वेज को समझना सीख जाओगे, ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं। मैं वन बाय वन आप लोगों से बाय नेम सवाल करूंगा, और जिसका नाम लिया जाए उसको अवसर दिया जाए पहले। यदि वो पास करे सवाल को, तब फिर अगला व्यक्ति उस पर बात करे, ठीक है ना? तो आप ध्यान से सुनिए, और हम लोग शुरू से चलते हैं। कि दानिश क्यों लेफ्ट कर गया भाई? रिवीजन से डर गया क्या?
जी वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा सर। नहीं, आ गया था, क्लास में तो था, अभी लेफ्ट हुआ है। ये हो सकता है कि उसके एंड पे कुछ दिक्कत हो रही हो। जी। कल्पना चौहान, आईपीसी का जनक कौन है और जी उसे सर। उसे जनक क्यों कहा जाता है? हु इज़ द फादर ऑफ आईपीसी? लॉर्ड मेकाले सर। जी। क्यों कहा जाता है उन्हें इसका जनक? सर ये याद नहीं। अमित भाटी, आप कुछ विचार रखना चाहेंगे इस पॉइंट पे कि आईपीसी का जनक लॉर्ड मेकाले को क्यों कहा जाता है? वाई? सर इन्होंने ही पहली बार इसको डिकोड किया था, लॉर्ड मेकाले। जी। अमन जी, आपके क्या विचार हैं इस विषय पर? सेम है। जी, सेम है। सर सेम है। अच्छा, डिट्टो। एनू बताएगी। एनू, जी सर। हम लोग आज evening, sir. रिवाइज सेशन कर रहे हैं। हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे आज। पिछला जो हम पढ़ चुके हैं उस पर थोड़ा सा आप लोगों का विचार देखते हैं कि आप कहाँ तक समझ पा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि लॉर्ड मेकाले को आईपीसी का जनक क्यों कहा जाता है? फिलहाल तो सर पता नहीं होगी। आपको और वो फर्स्ट इसके चेयरमैन थे शायद सर, इसलिए। क्या बता रही हो रीति? सर वो फर्स्ट चेयरमैन थे सर, इसके फर्स्ट ड्राफ्ट, इसके कमेटी के, जी। लॉ कमीशन के इसके। देखिए, फर्स्ट जो पहली क्लास हुई थी हमारी आईपीसी की, उस क्लास से जो भी बंदा जुड़ा हुआ उस दिन था तो वो बेहतर जवाब दे सकता है। एनू वाज वन ऑफ द स्टूडेंट जो पहले दिन से आईपीसी। अमित, सर हाँ जी वो बट सर आज हम थोड़ा सा ना सर, हमारी फैमिली में ना एक एक्चुअल कैजुअलिटी होगी। हमारी सिस्टर के ना कजन है, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए। तो अरे सर हम सुबह 4 बजे से लखनऊ से चले हैं और दिल्ली अब आए हैं और अपने वहां से फिर गाजियाबाद गए हैं। तो सर थोड़ा सा ना बस ऐसे ही सो सैड। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। डिस्टर्ब हो रहा है सर थोड़ा। हाँ, कोई बात नहीं एनू, आप जुड़े रहिए, मैं बता देता हूँ। एक्चुअली आप लोग कोई भी पहली क्लास में शायद नहीं था। एनू के साथ कुछ प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ क्यों इसको जनक कहा जाता है। एक्चुअली एक चार्टर एक्ट 1833 आया था एक, ठीक है ना, और उस चार्टर एक्ट के अनुसरण में फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को फ्रेम किया गया था 1834 में। तो उस फर्स्ट लॉ कमीशन के जो चेयरमैन थे वो लॉर्ड मेकाले थे। और उस फर्स्ट लॉ कमीशन की रिपोर्ट के अनुसरण में ही आईपीसी बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। और ये कब शुरू किया गया था? 1834 में तो ये फ्रेम हुआ था फर्स्ट लॉ कमीशन। 1833 में 1837 आई गेस। हाँ, 1837 में रिपोर्ट आई थी। 1837 में उस फर्स्ट लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी। 34 में फ्रेम हुआ और 37 में उसकी 3 साल बाद रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट के में कहा गया कि एक ऐसे कानून की आवश्यकता है जो एक सामान्य नियम बनाए किसके विषय में? दंड के विषय में, कि भाई अपराधों के संबंध में दांडिक प्रक्रिया को कंसोलिडेट किया जाए, कोडिफाई किया जाए, ठीक है ना। तो इसलिए लॉर्ड मेकाले को इसका फादर कहा जाता है। और 37 से लेकर आईपीसी के लिए जो 37 में रिपोर्ट आ गई। वॉइस इज ब्रेकिंग कंटिन्यूअसली। अच्छा, मेरी आवाज़ ब्रेक हो रही है? सभी को हो रही है कि कुलदीप को हो रही है भाई? कल्पना, अमित,
एनू, मेरी आवाज़ सभी के साथ ब्रेकिंग की समस्या है क्या? नहीं जी सर, सर मैं एक बार लैप सर कर, ब्रेक हो रही है। अब क्या स्थिति है भाई? So it is better now. बेटर है सर। जी, तो 1837 से लेके 23 साल लगे आईपीसी पर रिसर्च हुआ, आईपीसी की ड्राफ्टिंग की गई, है ना। और ये 16 अक्टूबर 1860 को क्या हुआ, ये इनेक्टमेंट हो गया, इसका अधिनियमित हो गई। 2 तारीखें आपको आईपीसी के विषय में ध्यान रखनी पड़ेंगी। डेट ऑफ इनेक्टमेंट है 6 अक्टूबर 1860, और अगर आपसे पूछा जाए कि डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है आईपीसी की, तो वो आपको बतानी है 1 जनवरी 1862। जी, समझ आया अमन? जी सर। जी सर इसमें जो मेकाले के साथ में कमेटी में थे, हाँ। वो कोई मेरे याद आ रहा है 4M है कुछ, 4 वो थे ना उसमें कमेटी में। लॉ कमीशन के मेंबर्स कैसा होंगे। है? हाँ, वो लॉ कमीशन के मेंबर्स होंगे, है ना। लेकिन ये क्या किस सेक्शन पे चल रहे हैं सर? आज हम लोग एक रिवीजन सेशन ले रहे हैं शोभित, है ना। जी जी सर, क्योंकि मेरा ज्वाइन थोड़ा लेट हो पाया आज, पता नहीं हाँ, किसी तो पे। इसलिए हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा एक बार आपको फ्लैशबैक में ले जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हम आगे बढ़ते जाएं और पीछे कोरी सिलेक्ट होती जाए, है ना। सर डिस्कशन तो जरूरी है। हाँ, तो अमित कह रहे हैं कि इनके साथ जो लॉ कमीशन के मेंबरान थे, उनके भी नाम हैं, लेकिन देखिए बारात में ना दूल्हे की कदर होती है, बाकी बाराती तो अपना खाना पीना खा के निकल लेते हैं। तो यहाँ दूल्हा जो थे फर्स्ट लॉ कमीशन के, वो लॉर्ड मेकाले थे, और उन्हीं का नाम याद रखा जाता है। जैसे 3 इडियट फिल्म में आपने आईपीसी के बनाने में ना सर, हैं, हाँ आईपीसी के, हाँ आईपीसी को बनाने में ना। हाँ, जो लॉ कमीशन था, फर्स्ट लॉ कमीशन था, उसके हेड थे लॉर्ड मेकाले, और उस लॉ कमीशन की रिपोर्ट के अनुसरण में ही आईपीसी बनी थी, ठीक है ना। तो इसीलिए लॉर्ड मेकाले को जनक इसका कहा जाता है। तो सर वो थे ना जो बॉम्बे के जो गवर्नर थे, एल्फिंस्टन। हाँ, एल्फिंस्टन, कोड ऑफ एल्फिंस्टन के नाम से ही इसको जाना जाता था पहले आईपीसी को। अच्छा अच्छा, कि प्रिंस चार्ल्स जो थे वो सेकंड, उनकी बेटी के उसमें शायद कैसे दहेज में, मतलब उन्होंने दे दिया था बॉम्बे। उस टाइम पे लोग हमारे प्रांतों को ही दहेज में देते थे। हाँ वही, वो मालिक थे, वो जो चाहे खुद मुख्तियार थे। वहाँ पे वो था एल्फिंस्टन। तो 41 इसमें शायद सेक्शंस थे बस, और 6 चैप्टर थे उस टाइम पे। वेरी फर्स्ट इसका ड्राफ्ट। जी 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 जी। तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग जिक्र कर रहे थे कि लॉर्ड मेकाले को इसका फादर, हाँ। तो 2 डेट पिक्चर में आई फिर। पहली डेट जो है वो डेट ऑफ इनेक्टमेंट है 6 अक्टूबर 1860 है, और अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है, तो आपको 1 जनवरी 1862 बताना है। देखिए 6 अक्टूबर को इस पर जो है 6 अक्टूबर 1860 को जो है, जो उस टाइम गवर्नर जनरल महोदय या वायसराय जो भी उस टाइम पद रहा होगा, क्या था, गवर्नर जनरल आ गए थे शायद उस टाइम तो, और तो जी सर, गवर्नर जनरल 6 हाँ। अक्टूबर 1860 सर। हाँ, तो उनके हस्ताक्षर जो इसमें हो गए थे वो 6 अक्टूबर 1860 को हो गए थे। उसके बावजूद इसको जो है लगभग ये मान के चलिए कि 60, और फिर 60 का कुछ महीने बचे ना, नवंबर दिसंबर, और आपके 12 महीने पूरे 61 के चले गए, तो इसको 13-14 महीने फिर भी होल्ड पे रखा आईपीसी को, इनेक्टमेंट होने के बावजूद भी। तब इसको जाके 1 जनवरी 1862 से इसको जो है क्या किया, शुरुआत हुई, एनफोर्स किया सर। हाँ। और मैंने कहीं पीछे मैंने दिन कहीं पढ़ रहा था, तो जो फर्स्ट एफआईआर आईपीसी के अनुसरण में हुई वो जाके 18 जनवरी 1862 को हुई, और थाना था आपका दिल्ली का जो मंडी थाना है, वहाँ के विषय में मैं पढ़ रहा था कहीं, कोई यूट्यूब पे या क्या था, कि वो एफआईआर आज भी वहाँ जो है उसमें संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है,
कुछ चोरी की एफआईआर हुई थी 18 दिन बाद इसे लागू होने के, फर्स्ट एफआईआर जो हुई, ठीक है ना। तो डेट था सर? है जी, क्या कह रहे हो शोभित? क्या डेट? 18 जनवरी को जाके पहली एफआईआर हुई। मेरा कहने का मतलब ये है कि 1 जनवरी को 1862 को ये लागू हो गई, तो फर्स्ट एफआईआर जो हुई आईपीसी के अनुसरण में, प्रथम एफआईआर जो हुई वो चोरी जो 379 या 380 जैसी भी परिस्थिति रही होंगी उस एफआईआर के अकॉर्डिंगली, तो पहली जो एफआईआर हुई थी वो चोरी की हुई थी आईपीसी के लागू होने के बाद, और वो इसके लागू होने के 18वें दिन यानी कि 18 जनवरी को हुई थी। और कहाँ हुई थी? थाना मंडी दिल्ली में पहली एफआईआर का इसका उल्लेख एक जगह। इस तरह की चीज़ों को रखते हैं सर। हाँ, तो उसको जो है संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है उसे एफआईआर को जी। तो क्लियर हुआ अमन, आईपीसी के कुछ ऐतिहासिक क्षण हम चर्चा कर रहे हैं। जी जी सर जी। हाँ, अब इसकी जो धारा 1 है, धारा 1 में क्या बताया गया है अमित? जी सर। सेक्शन 1 ऑफ आईपीसी क्या कहता है? ये लागू होने के ऊपर है सर कि कहाँ कहाँ तक लागू होती है, चाहे विदेश तक भी ये लागू होती है, जहाँ भी वो है एक्सटेंड करती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जम्मू कश्मीर के सिवाय कुछ अगर पुराने बैरक्ट हैं तो उनमें लिखा होगा, अब वो जम्मू कश्मीर के सिवाय शब्द भी हट गया है और ये कह रहा है कि इसका विस्तार जो है वो संपूर्ण भारत पर होगा, ठीक है। और संपूर्ण भारत का मतलब है कि भारत की भूमि तो है ही है, भारत का आकाश भी है और भारत का पाताल भी है, ठीक है ना। जी सर। सेक्शन 2 बात कर रहा है भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, ठीक है। यहाँ ये कहता है कि हर व्यक्ति उस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल कार्य या लोभ के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। भारत के अंदर जो है कोई भी अपराध किया जाएगा, कोई कार्य या लोभ ऐसा किया जाएगा जो कि आईपीसी के कंट्रावेंशन में किया जा रहा है, आईपीसी की धाराओं के प्रतिकूल किया जा रहा है, तो उसके लिए यहाँ भारत में आईपीसी के अकॉर्डिंगली ही दंडित किया जाएगा। चूँकि यहाँ व्यक्ति शब्द आया है तो व्यक्ति का मतलब है कि कोई विदेशी नागरिक भी है और वो कोई यहाँ ऐसा कृत्य कर रहा है जो आईपीसी के प्रतिकूल हो, तो वो आईपीसी से ही दंडित होगा। इज दैट ओके? यस सर। हाँ, जी सर। धारा 3, 4, 5 ये अपराधों के विषय में इसकी बता रहा है कि भारत से परे किए गए अपराध हैं तो उनकी क्या स्थिति होगी, उनके लिए क्या दंड की व्यवस्था है। 4 बता रहा है राज्य क्षेत्राधीन अपराधों का संहिता का विस्तार क्या है, ठीक है। बाकी इसकी धारा 6 आईपीसी की क्या बताती है रीति? धारा 6 आईपीसी की क्या बताती है? जी कल्पना, आप बताएंगी धारा 6 आईपीसी की क्या कहती है? जी सर। सर इस धारा में ये बताया गया प्रत्येक अपराध की परिभाषा हाँ, और प्रत्येक जो प्रत्येक दृष्टांत उन सबका साधारण अपवाद के अंतर्गत समझा जाए। सर कुछ ऐसा ही तो है? हाँ बिल्कुल, बढ़िया बता रहे हैं आप, बहुत अच्छा बता रहे हैं, बहुत ही बढ़िया सर आपने। इतना ही पता है। नहीं, आपको बहुत अच्छा पता है और आपने बिल्कुल इस धारा में जो बताया गया है वो बिल्कुल उसका जूस आपने निकाल के बता दिया हमें, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। देखिए बिल्कुल डिट्टो बेरेट की लैंग्वेज नहीं हम लिख सकते ना बोल सकते, आपको केवल कंसेप्ट माइंड में रखना है और कंसेप्ट आप सही बता रही हैं। देखिए धारा 6 जो है
अमन, धारा 6 जो आईपीसी की है, वो जो आईपीसी का अध्याय 4 है, जो साधारण अपवाद के विषय में बात करता है, उस अध्याय से पूरी आईपीसी की कनेक्टिविटी जो है वो धारा 6 के माध्यम से है। धारा 6 जो है एक तरह से एक पुल का काम करती है। तो ये कह रही है धारा 6 कि इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, हर दंड उपबंध और हर ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का हर दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्याधीन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड उपबंध या दृष्टांत में दोहराया ना गया हो। देखिए, ये संभव नहीं है कि हम हर परिभाषा या हर दांडिक प्रावधान के नीचे लिखें कि भाई यहाँ ये अपवादित अवस्थाएं इसके लिए अपवाद है। तो धारा 6 को एक सामान्य धारा बता दिया गया और यहाँ एक डिक्लेरेशन कर दिया कि जो सारे दांडिक प्रावधान हैं, सारे दृष्टांत हैं, जो सारी परिभाषाएं हैं, वो अध्याय 4 के अध्याधीन रहते हुए पढ़ी जाएंगी। इज दैट क्लियर? सर इसका जो कंक्लूजन है ये लिखना कि जितनी भी सेक्शन है वो हर सेक्शन के नीचे ये नहीं लिखना जरूरी नहीं है कि अपवादों को छोड़कर, बस जो जनरल चैप्टर 4 है उनको छोड़कर ये अंडरस्टूड समझा जाएगा। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली ये धारा इसलिए यहाँ दी गई कि हम जो वकील लोग हैं वही तो आपत्ति उठाएंगे कि जी चलो अध्याय 4 में तो लिख दिया, यहाँ 302 के नीचे तो लिखा नहीं हुआ कि 7 वर्ष से कम आयु का बालक जो है वो अगर उसके द्वारा ऐसा कृत्य हो जाए जो यदि कोई सामान्य व्यक्ति करता तो वो हत्या होता। तो 7 वर्ष से कम आयु के बालक को क्या बताया है? डॉली इन कैपेक्स बताया है। किस धारा में बताया है शोभित? 82 सर। सेक्शन 82 आईपीसी अध्याय 4 का है और उसमें 7 वर्ष से कम आयु के बालक के द्वारा कोई भी कृत्य अगर किया जा रहा है तो वो कृत्य जो है अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। वो इस चलिए सर हैं? क्या कह रहे हो अमित? वॉइस ब्रेक हो गई थी सर। हाँ, कुछ वॉइस नहीं आ रही थी। हाँ, अब आ रही है। वो नेटवर्क थोड़ा सा लूज चल रहा है, वो बीच बीच में जो है नो नेटवर्क का साइन दिखा देता है मुझे, है ना। एक्चुअली जो वाईफाई का जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, ये फिर गायब हो रही है। बेटर चलिए बेटर है सर। हाँ, चलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ एक डायरेक्टली। धारा 8 क्या बताती है अमित? आईपीसी की धारा 8 क्या कहती है? अमित, कैन यू हियर मी? दानिश कहती है सर कि आईपीसी के संदर्भ में किसी भी व्यक्ति से संबंध मेल और फीमेल वो दोनों के लिए पर्सन ही समझा जाएगा। धारा 8। यस, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। आईपीसी के संदर्भ में किसी व्यक्ति या पर्सन के संबंध में वो पर्सन ही समझा जाएगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो वहाँ हर बात पर लिंग विभेद नहीं किया जाएगा। जी, देखिए धारा 8 को मैं ही और शी जो है वो इक्वल होगा हाँ। जेंडर के बिहाफ पे, और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो भी एज इट इज चेंज माने जाएंगे। जैसे हिज को हम हर पढ़ेंगे, को शी पढ़ सकते हैं। जैसे कि हम कई बार क्या सेक्शन 125 जो है सीआरपीसी, वहाँ पे कहीं भी फीमेल को मेंटेनेंस का बच्चे को नहीं था उसमें करके, तो उसमें कहते थे कि ही वर्ड लिखा, मतलब हिज वर्ड लिखा हुआ था। तो वो वहाँ 2Y सेक्शन है सीआरपीसी का, उसके थ्रू आईपीसी की डेफिनेशंस वहाँ पे इम्प्लीकेट होती हैं। इफ देयर इज नो स्पेशल प्रोविजन
इवन मतलब मैं ऐसा हो कि वहाँ पे दिया ही नहीं हुआ वो डेफिनेशन, तो हम आईपीसी की डेफिनेशन पे रिलाई कर सकते हैं रेस्पेक्ट ऑफ सीआरपीसी। तो वहाँ पे ऐसे ही का सीन मैंने कई बार बनाया। जी 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 भाई, तो बताना पड़ता है। 8 नंबर यही कह रहा है, धारा 8 यही कह रहा है कि द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। तो अगर कहीं ही लिखा हुआ है तो ही को आप शी भी पढ़ेंगे, क्योंकि धारा 8 में बता दिया है कि जो है द पुल्लिंग वाचक शब्द जहाँ प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू हैं, चाहे वो नर हो या नारी हो। वैसे जो सामान्य ग्रामर का रूल है इंग्लिश की, तो वहाँ ग्रामर का रूल क्या है कि ही जो है वो पुल्लिंग वाचक है और सी जो है वो स्त्रीवाचक है। तो वो ग्रामर का रूल यहाँ ओवर रूल किया गया है इस सेक्शन के द्वारा, कि यहाँ आपको ग्रामेटिकली नहीं जाना है। अगर कहीं ही लिखा है तो उस ही में शी भी कवर होगी। एनु क्लियर है? सेक्शन का सिंपली मीनिंग सर ये भी हो सकता है कि जैसे जो 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 लॉ है वो सबके लिए एक सामान्य है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। अगर चाहे लड़की ने कत्ल किया है तो उसको भी उतनी सजा नहीं। वो बात अमन आपकी सही है कि कानून सबके लिए समान है, लेकिन यहाँ ये दूसरी बात बताना चाह रहा है। ये बताना चाह रहा है कि अगर कहीं किसी रिलेटेड है ग्रामेटिकल इफेक्ट, उसका ये है कि कहीं कोई ग्रामेटिकल इफेक्ट का फायदा लेने के लिए योर सी को उस तरह ना करने लगे। जैसा मैंने अभी मेंटेनेंस का उदाहरण दिया, कोई कहने लगे साहब बेटी के लिए तो प्रोविजन है ही नहीं, वो तो मेल के लिए है ओनली। तो फीमेल के लिए अगर बताना पड़े तो ही और शी को उसमें कंपेयर करके मतलब एक्सचेंज किया जा सकता है, वहाँ बताया जा सकता है जहाँ ही है वहाँ शी भी समझा जाएगा, जहाँ हिज है वहाँ हर भी समझा जाएगा। तो ग्रामेटिकली डिफरेंस कोई ले नहीं सकता कि एक्ट की कमी बता के इसको इसका जो एक्चुअल जो पर्पज है वो फॉरफिट हो जाए। मतलब इंग्लिश का जो ग्रामर रूल है वो ग्रामर रूल यहाँ ही और शी वाला जो ग्रामर रूल हम पढ़ते आए हैं बचपन से, वो यहाँ धारा 8 ने कहा है कि इसको आप यहाँ मतलब कि हार्डली नहीं पढ़ेंगे उसको, कि सर यहाँ तो सी तो लिखा ही नहीं हुआ है, यहाँ तो ही लिखा हुआ है। तो उसने बता दिया कि ही में ही शी भी पढ़ा जाएगा। उसके डेरिवेटिव्स जो हैं हिज, जैसे हिज और हर पढ़ते हैं हम, ठीक है ना। तो सब 8 में वो कमी जो अगर कहीं है किसी प्रकार की, कहीं कुछ छूटा है, कहीं ही शी नहीं डिनोट किया हुआ है, तो आपको धारा 8 बता रहा है कि कोई फ़र्क नहीं पैदा है इस बात से। इज दैट ओके? राइट सर, राइट। और भाई धारा 10 क्या कहता है दानिश? सर इसमें बताया कि पुरुष और पुरुष को जरा पुरुष जो है वो नर है और जो स्त्री है वो नारी है, और उनका इस एज का कोई मैटर नहीं करेगा सर इसमें। बिल्कुल। पुरुष और कोई डिफाइन नहीं करेगा कि इस एज तक नारी मानेंगे, उससे ऊपर हम लड़की फिर औरत मानेंगे, तो ये नहीं है। सिर्फ एक वर्ड दे दिया इन्होंने, पुरुष और स्त्री। बिल्कुल एज का कोई हम नहीं रह सकते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक्चुअली देखिए हम सामान्य अवस्था में क्या कहते हैं, जो जैसे लड़का हुआ तो उसकी एज के अकॉर्डिंगली हम डिफरेंट नाम से पुकारते हैं। लड़की है तो लड़की, तो वहाँ कहा है कि पुरुष वो किसी भी आयु का हो पुरुष ही कहलाएगा, स्त्री वो किसी भी आयु की हो स्त्री ही कहलाएगी। धारा 10 ये कह रहा है, ठीक है ना। जैसे भाई किशोर बोलते हैं, एक जो युवा, बिल्कुल आप युवावस्था से पहले की जो आपकी एज है उसे किशोरावस्था बोलते हैं, है ना। पुरुष के लिए किशोर शब्द है, लड़की को किशोरी भी बोलते हैं, है ना। तो वो सब बातें यहाँ धारा 10 ने कहा है कि उनकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। आपको केवल ये देखना है कि वो स्त्री है चाहे वो मतलब स्पेसिफिक पुरुष या स्त्री हो, बस किसी भी एज, युवक युवती, किशोर किशोरी, कुछ नहीं, नथिंग एल्स, केवल पुरुष और स्त्री। बस उनका जो जेंडर है, जेंडर के हिसाब से डायरेक्टली उनको पुरुष और स्त्री बोला जाएगा, चाहे उनकी एज कुछ भी है। पैदा होते जो बालक है, जो लड़का है, जो बेबी है, वो अगर वो मतलब कि जेंडर उसका लिंग जो है पुरुषवाचक है तो उसको पुरुष ही बोला जाएगा,
और स्त्री है तो स्त्री ही बोली जाएगी, उनकी उम्र से कोई ताल्लुक आईपीसी के अकॉर्डिंगली नहीं रखा जाएगा, ये धारा 10 कह रहा है। क्लियर है रीति? कल्पना, आवाज़ आ रही है जी, भाई? सर। आवाज़ आ रही है? धारा 11 भी बात बहुत अच्छी बता रहा है, ये पर्सन के विषय में बात कर रहा है, व्यक्ति कौन होता है। तो व्यक्ति के बारे में क्या बात बताई है धारा 11 ने? कुलदीप जी आप बताएं। सर पर्सन मीन्स कोई भी कंपनी होगी, एसोसिएशन होगा, बॉडी ऑफ पर्संस होगा, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड होगा या नहीं होगा, उसको पर्सन ही बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो पर्सन की कैटेगरी में ही है। ये कह रहा है कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है ना? तो व्यक्ति एक इंडिविजुअल व्यक्ति तो व्यक्ति है ही है, इसके अलावा कंपनी का भी विधिक व्यक्तित्व होता है। कोई संगम, संगम का मतलब क्या है भाई? कोई एसोसिएशन बना ली, कंपनी बना ली, बॉडी ऑफ पर्सन्स बना लिया, अब वो इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं है इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो व्यक्ति शब्द के अंतर्गत उसको पढ़ा जाएगा धारा 11 आईपीसी के अनुसार। ठीक है भाई? जी सर। इज दैट ओके? हाँ, मतलब वो ह्यूमन बीइंग ही नहीं है, और भी जो लीगल उसमें एंटिटी में आता है वो भी पर्सन। जी सर इसमें जो बोर्ड बनाए जाते हैं वो बोर्ड भी एक पर्सन में आ सकते हैं क्या? बिल्कुल, वो भी तो व्यक्तियों का समूह ही है, बोर्ड बना दिया गया है नहीं? अभी तक हम कितने अध्याय पढ़ चुके हैं आईपीसी के? कल्पना चौहान, सर हम तो क्लास ही नहीं ली 2 दिन। आप सर क्लास, वैसे मुझे पता है वहां तक तो पढ़े थे, अध्याय 11 तक। हाँ देखिए, आप क्लास नहीं, अगर कोई व्यक्ति, कोई हमारी क्लास मेंबर, सम्मानित क्लास मेंबर किसी वजह से अगर क्लास नहीं ले पाते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके हम हमारी क्लास की वीडियो पूरी देख सकते हैं। आपका जो भी कोई नुकसान नहीं होगा, क्लास मिस किसी वजह से अगर हो रही है तो आप वीडियो को देख लीजिए, है कि नहीं? चलिए, जो क्लास कर रहे हैं वो बता दें कि हम कौन से अध्याय तक पढ़ चुके हैं। अमित, आप तो कंटिन्यू आ रहे हैं क्लास में, आप बताएं। 14 तक पढ़ चुके हैं ना? हाँ इनू, आप तो बिल्कुल 14। हेल्थ, सेफ्टी एंड डिफेंस, मॉरल। हाँ, अभी हम 14 जो अध्याय है, 14th अध्याय हमारा चल रहा है ना? कुछ धाराएं लास्ट की इसकी इम्पोर्टेंट धाराएं हैं, 292, 93, 94, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अब मुझे बताएगा कौन? दानिश साहब बताएं कि अध्याय 12 जो है वो किस विषय में बात करता है? अध्याय 12 आईपीसी किस विषय में बात करता है, किस विषय से संबंधित अपराधों की बात करता है? सर इसमें सरकारी स्टाम्प के बारे में बताया गया। बिल्कुल बिल्कुल, सिक्के और सरकारी स्टाम्प से संबंधित जो अपराध है। क्या कह रहे हो दानिश? हाँ भाई, नहीं, फॉर्ज करना। हाँ, खोटे सिक्के बनाना, खोटे स्टाम्प बनाना, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, बहुत नकली बना के बेच देना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अध्याय 4 क्या कहता है रीति? अध्याय 4 किस विषय में बात करता है आईपीसी का? जनरल एक्सेप्शन। बहुत बढ़िया, साधारण अपवाद के विषय में धारा अध्याय 4 बात करता है। और इस अध्याय में कुल कितनी धाराएं हैं अमित? याद नहीं है सर। मैं धारा बता दूं कहाँ से कहाँ तक है तो आप बता दोगे?
जी सर। अध्याय 4 धारा 76 से शुरू होता है और 106 तक जाता है, तो कुल कितनी धाराएं हुई? अमन बताएं। क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज? हाँ, जो अध्याय 4 है आईपीसी का, वो धारा 76 से शुरू होता है, 76 से शुरू होता है और 106 तक जाता है। तो इस अध्याय में कुल कितनी धाराएं हम पढ़ते हैं? 32। 32 तो नहीं होंगी शोभित। 31 सर। 31 सेक्शन है अमन। देखो 76 से 106 तक वैसे तो सामान्यतः हमें 30 नज़र आते हैं कि भाई 30 का डिफरेंस है, लेकिन चूंकि उसमें 76 भी जुड़ा हुआ है तो इसलिए एक धारा बढ़ जाती, 31 होती है। जी भाई, आप लोग एंजॉय तो कर रहे हो हमारे इस आज के सेशन को? कोई बोरिंग तो नहीं हो रहा मामला? जी सर। नहीं। जी सर, बिल्कुल सर। जी बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब बोरिंग हो रहा है कि एंजॉय कर पा रहे हैं किस संदर्भ में? हाँ, मेरे दिमाग में भी ये सवाल आया था जो शोभित ने बोला, लेकिन मैं उसको दबा गया। ऐसा हुआ था सर, एक हमारे यहाँ जो काफी दिन पहले हुआ था नोएडा में, बड़ा फेमस, तो मतलब ऑल ओवर इंडिया ही फेमस रहा, वो बिछाड़ा कांड था एक, जो था मॉब लिंचिंग थे, एडवोकेट्स थे, काफी मुलजिम थे उसमें। तो एक वकील साहब है, वो थोड़ा सा मतलब ज्यादा वो कोर्ट में कम बात करते हैं, वैसे फेंकते बाहर बहुत ज्यादा। तो वहाँ पे बातचीत कर रहे थे तो क्लाइंट आए हुए थे, तो उनको क्लाइंट के सामने कह रहे थे कि देखो मैंने तुमको बताया था ना कि ये 156(3) डाल दो तुम भी उनके ऊपर क्रॉस केस में। तो वो बोले हाँ जी। बोले वैसे जब तो तुम्हें ये लगता होगा कि हम बेवकूफ़ हैं, मुझे कुछ पता नहीं है। तो बोले हाँ जी। तो बोले बेनिफिट हुआ है हमें बेवकूफ़। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है। हाँ, कई बार बातों बातों में इस प्रकार की परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि समझ नहीं आता कि सामने वाला आपकी प्रशंसा कर रहा है कि आपको खींच रहा है। जी, बहुत बढ़िया। अध्याय 9 में क्या बताया गया है दानिश? इसका देखना पड़ेगा मुझे। जी, अध्याय 9 कोई बताएगा? रीति, आप बताएंगी? सर, रिलेटेड टू पब्लिक सर्वेंट सर। बिल्कुल। लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में बात करता है अध्याय 9। आईपीसी में कुल कितने अध्याय हैं अमन? नहीं पता। कोई बात नहीं, नहीं पता तो पता करने के लिए ही आप क्लास से जुड़े हैं, है ना? जी सर। 23 सर। कितने हैं अमित? 23? जी सर। जी सर। 23 सर। बहुत बढ़िया। आईपीसी का अध्याय 16 जो है वो किन अपराधों के विषय में बात करता है शोभित? चैप्टर 16। हालांकि अभी तक चैप्टर 16 क्लास में हुआ नहीं है, हम 14 तक ही पहुंचे हैं, लेकिन आईपीसी तो हम जब से एलएलबी कर रहे हैं पता नहीं कितनी बार आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, हम लोगों ने भी पढ़ी होगी। जी सर, बहुत मेन है सर। ये सब जो ऑफेंस सर ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट जो ऑफेंस होते हैं, जी जी जी, हमारा जो हीनियस क्राइम है, जो मर्डर है, बिल्कुल बिल्कुल
बहुत अच्छे। जो अध्याय 16 है वो बात करता है मानव शरीर को प्रभावित करने वाले जितने भी अपराध हैं वो सब अध्याय 16 में कवर होते हैं, ठीक है। और अध्याय 16 शुरू कहाँ से होता है? 299 से सर। 299 से शुरू होता है। और कल्पना, अध्याय 16 की आखिरी धारा कौन सी है? 377। बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई, वाह भाई। कल्पना जब हमारी क्लास से जुड़ी थी ना तो ये बेचारी शाई थी, थोड़ा बोलने में हिचकती थी। जवाब देते हुए इनको ऐसा लगता था कि कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, तो इस वजह से ये जवाब भी कम देती थी। लेकिन अब जो है कल्पना बहुत अच्छे जवाब देती है। जो है वो बड़े डेंजरस होते हैं क्यों कल्पना? सर हाँ जी दानिश। जी सर। सर हाँ बोलिए। चैप्टर 16 में धारा 299 326 बी तक ये अनलॉफुल होमिसाइड में आते हैं सर। क्या कह रहे? सेक्शन 299 से लेकर के सेक्शन 226 बी। सर आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ आपकी आवाज आ रही है सर। इसमें धारा 299 से धारा 326 बी तक जितने भी सेक्शन सबको अनलॉफुल होमिसाइड कहते हैं। नहीं, देखिए होमिसाइड का मतलब होता है मानव वध, ठीक है ना। तो 326 ए तक जाएंगे तो 323 24 भी वही है, तो वहाँ वध कहाँ हो रहा है? मानव शरीर के साथ मारपीट हो रही है। लेकिन होमिसाइड शब्द का मतलब जो है ना वो वध से संबंधित है। जहाँ जहाँ मानव की मृत्यु होगी उसको आप होमिसाइड कहेंगे, ठीक है ना। मृत्यु का मतलब वध होना। देखिए मृत्यु तो कितने प्रकार से हो सकती है। मृत्यु नेचुरल भी हो सकती है, मृत्यु वैध कार्य के द्वारा भी की जा सकती है, और मृत्यु अवैध कार्यों के द्वारा की जा रही है तो वहाँ आईपीसी में आ रही है। वैध कार्य के द्वारा मृत्यु कैसे होगी भाई? जैसे जल्लाद फांसी पर लटका देते हैं भाई हमने पढ़ा है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी न्यायालय के आदेश के जी 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 भाई कोई बात अपराध नहीं है जो किसी न्यायालय के आदेश के अनुसरण में की जाए। अगर वो एक्सेप्शन में ना लिखते तो जिसके बंदे को जल्लाद फांसी देता वो तो 156 दिन डाल देता जल्लाद के खिलाफ, कि जी हमारा तो टांग दिया। तो वो वैध है। वो मृत्यु जो की जा रही है, जो वध किया जा रहा है, वो विधि सम्मत है। और जो अवैध है, देखो होमिसाइड तो वहाँ भी हो रहा है लेकिन वो लीगल होमिसाइड है, ठीक है दानिश। लेकिन सर हमें ज्यादा आदमी बचाने के लिए अगर हमें कम मारने पड़े वो कैसे होगी सर? वो तो जनरल एक्सेप्शन में जाएगा मामला। वहाँ पढ़ के तो आए हम। कौन सी धारा में है? 81 में है ना शायद, आवश्यकता वाला जो सेक्शन है 81 में है। हाँ प्रायोरिटी हम देखेंगे किस तरह। 81 में बताया गया है कि अगर आप ज़्यादा बड़ा नुकसान को बचाने के लिए छोटा करके काम चल रहा हो तो आपका वो छोटा नुकसान करना जो है वो वैलिड मान लिया जाता है। जो इलस्ट्रेशन भी पढ़े हैं कि एक बड़े जहाज़ के सामने एक तो 2 आदमियों वाली बोट है, एक में 25-30 लोग बैठे हैं, और वो अगर डडले स्टीफन केस जो था, हाँ वो डडले स्टीफन वाला मामला अलग है। बाकी एक इलस्ट्रेशन वो भी है ना कि आप छोटे स्टीफन में तो दिया नहीं था ना बेनिफिट, वो बच्चे को मार के ना वहाँ बेनिफिट नहीं दिया था। 81 का लाभ नहीं मिला था उसमें। उनके खिलाफ मतलब कि उनको ये कहा था कि आप ये ऐसे आपको जायज़ नहीं बनाया जा सकता कि अपनी जान बचाने के लिए आपने जो है दूसरे की जान ले ली, ठीक है ना। देखिए जहाँ दूसरे की जान खतरे में हो, एक बात हम वो भी पढ़ते हैं ना कि भाई मजबूर करके आपसे कोई अपराध कराया जा रहा है तो वहाँ आपका कोई लायबिलिटी नहीं है। लेकिन वहाँ भी उन अपराधों को छोड़ दिया जाता है कि जिनमें मृत्यु वाली बात आ जाए,
भाई मैं शोभित को गन पॉइंट पे लेके बोलूँ कि तू अमन की हत्या कर दे, तो शोभित के पास राइट ये है कि वो अमन को नहीं मारेगा, या तो वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर दे, या फिर अपनी और अमन की शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग करते हुए उस व्यक्ति की जान ले ले जो आपकी जान पे बनाई है जिससे, ठीक है ना। लेकिन अगर वो ये कहे कि सर मेरे पे गन पॉइंट था तो इसलिए मैंने अमन को मार दिया, तो वो एक्सक्यूजेबल नहीं है। क्यों कुलदीप जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो इसी प्रकार वो जो बात आप दानिश कह रहे हैं कि बड़ी वो मतलब कि होमिसाइड जो है वो वहीं उन्हीं धाराओं में होमिसाइड शब्द यूज होगा जहां मानव वध हो रहा हो। अब 323-24 में तो मानव वध नहीं हो रहा है ना, वहाँ तो उपैती है कैसी। जो हमें सर हमें जो स्टार्टिंग में सर ने पढ़ाया था तो उन्होंने ये लाइन हमसे लिखवाई थी कि अनलॉफुल होमिसाइड है 299 से 326 तक, तो मैंने नोट कर ली थी, इसलिए मैंने आपसे कुछ पूछा था। हाँ, लेकिन क्यों शोभित ऐसा? अरे तो भाई खुद भी पढ़ लिया करो। नहीं वो एक दिन वो चादर चढ़ाने वाला, नमक चढ़ाने वाला डॉक्टर वाला एग्जाम्पल बताया था। हाँ, इलाज भी कराना, सारा चादर नमक भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, तो खुद भी माइंड अपना अप्लाई करो। हाँ, तो वहाँ होमिसाइड जहाँ इंजरी हो रही है वहाँ होमिसाइड सब तो यूज हो ही नहीं सकता है ना। तो होमी और प्लस असाइड, जैसे CIDE जो वर्ड है ये जहाँ भी लग जाएगा ये वध की बात करेगा। जैसे सुई के साथ लग गया साइड तो आत्महत्या, होमी के साथ लग गया तो ह्यूमन का वध हो गया है ना। पेस्टिसाइड होता नहीं, जैसे मातृहंता, पितृहंता, हाँ, इंसेक्टिसाइड है ना। तो ये CID वर्ड जो है ये हंता से संबंधित है, ठीक है भाई। भाई भरत सर का कोई मैसेज है क्या? भरत सर का टाइम तो हो गया क्लास का। अभी तक तो शायद नहीं है, मतलब मैंने तो देखा नहीं। आमना मैम का तो है कि 10 बजे से होगी उनकी क्लास, बाकी चलिए मैं एक बार उनको देखता हूँ कॉल करके कहाँ है, ठीक है ना। देखिए आप लोग अपना जो भी हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं उसको एक तो आप रिवाइज करते रहें। कोई टॉपिक आप कोई क्लास छूट रही है तो आप YouTube पे जाके उसको वहाँ देख लें, या कोई टॉपिक आपको रिवाइज करना हो कोई क्लास से संबंधित उसको आप दोबारा रिपीट करके देख लें। तो आपको देखिए सफलता आपको तभी मिल पाएगी जब आप स्वयं इंस्टेंस लेंगे। हम लोग तो आपको केवल एक, हम तो टॉर्च बियरर की हैसियत से हैं यहाँ बैठे हुए, आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपको रास्ता बता सकते हैं, लेकिन आपको जाना तो खुद ही पड़ेगा ना भाई। रास्ता बताने वाला आपको, वो कहावत है देसी, अपनी कमर पे लाद के थोड़े छोड़ के आएगा वहाँ भाई। मान लीजिए आपने किसी से पूछ लिया, किसी आप नई स्थान पे गए और वहाँ आपने पूछ लिया कि भाई मकान नंबर सच एंड सच कहाँ है, तो आपने पहली बात तो किसी को फुर्सत ही नहीं है आजकल। आप बड़े शहरों में, छोटे शहरों में तो फिर भी आदमी बड़ी आत्मीयता के साथ रास्ता बताता है, और आप बड़े शहरों में चले जाओ, पहली बात तो बड़े शहरों में उन्हें बेचारों को अपना ही रास्ता पता है, दूसरे का पता ही नहीं है। क्यों शोभित? बहुत समय पहले मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर एक दुकान देखी थी सर, उस पर लिखा था बोर्ड के ऊपर, रास्ता बताने के 100 रुपये चार्ज है। वो मतलब था नहीं, मतलब जब मैंने पूछा उसको सच में जाके, मैंने कहा लेते हो क्या 100 रुपये रास्ता बताने का, तो वो ये कह रहा था नहीं इतने लोग तंग करते हैं आके यहाँ पे रास्ता पूछने के लिए कि मतलब हम अपना काम नहीं कर पाते इसलिए लगा रखा है, कोई तंग ना करे। अब तो वैसे गूगल मैप की सुविधा आ गई, गूगल मैप आपको रास्ते बता देता है, लेकिन ये भी गली मोहल्लों में जाके ये भी भटका देता है ना। ये वहाँ भी चक्कर लगवाने शुरू करता है। एक्चुअली समस्या क्या है कि दिल्ली मुंबई में जो ये मेट्रो सिटीज़ हैं बड़े बड़े, इनमें क्या है कि हर व्यक्ति कोल्हू के बैल की तरह उसको यहाँ पट्टी बंधी हुई है और उसको अपना ही रूट पता है बेचारे को। सुबह निकला
अपना ऑफिस और अपने ऑफिस से घर, तो उसे ना तो फुर्सत है इतनी कि वो किसी को रास्ता बता पाए, है ना, और ना जानकारी है। सभी लोगों को जानकारी, अब दिल्ली जैसे स्थान में आप किसी से कुछ पूछने लगे तो वो बेचारा अपने रूट के बारे में जानता है, उसको पता है कि बस नंबर 327 पकड़नी है तुझे, 327 में बैठेगा तो तू अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, है ना। अब एक सज्जन ने, कोई बेचारा सीधा साधा दिल्ली में गया, उसने पूछ लिया, कोई वहाँ पढ़ा लिखा सा व्यक्ति होगा, उसने कहा कि भाई मुझे तो वहाँ जाना है, फला जगह जाना है, तो उसने कहा कि 327 नंबर की बस आएगी, उसमें बैठ के चले जाना। अब वो शाम को आया तो वहाँ वो बंदा फिर वहीं खड़ा, कह ले भाई तू गया नहीं, बोला जी 325 आई अब तक, 2 और रही। वो बेचारा वो गिन रहा था सर, वो बस को गिनना शुरू कर दिया कि 1 गई, 2 गई, 3 गई, उसे ये नहीं पता कि 327 नंबर की बस आएगी, उस पर लिखा होगा उसमें बैठना है। तो कई बार हो जाता है मिसकंसेप्शन। चलिए आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, और मैं देखता हूँ भरत सर